हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर एक बार भारत में घुसपैठ की फिराक में आतंकी, जिसके बाद सेना प्रमुख ने दी है बड़ी ही चेतावनी। कहा दुश्मन के हर नापाक हरकतों का दूंगा मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, और उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ यूक्रेन का बहाना बनाकर अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है अमेरिका। रशिया ने जताया डर। और साथ ही आपको बताएंगे जहां ड्रोन, साथ में 10 लाख सैनिक युद्धपोत। जी हां, चीन ताइवान के बीच हो सकती है रशिया और यूक्रेन से भी बड़ी जंग। जी हां दोस्तों, अमेरिका को भी चुकानी पड़ेगी कीमत। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर ये। तो दोस्तों एक एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगे अभियान का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और आप भी 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सेना प्रमुख ने कहा दुश्मन पर रखे पैनी निगाह, नापाक हरकतों का दे मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, राजौरी पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ की कोशिशों के बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने अग्रिम इलाकों का दौरा करके सेना और बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए सेना अध्यक्ष ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर और राजौरी के अग्रिम इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान सेना अधिकारियों ने सेना अध्यक्ष को ऑपरेशनल तैयारी से अवगत कराया। सेना अध्यक्ष ने अधिकारियों और जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाकर जोश भी भरा। उन्होंने दुश्मनों पर पैनी निगाह रखने और नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की हिदायत दी। जी हां, सैन्य सूत्रों ने बताया है कि सेना अध्यक्ष ने एलओसी पर तैनात जांबाज जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। सेना के अतिरिक्त महानिदेशक ने ट्वीट करके बताया है कि सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी ने पुंछ और राजौरी का दौरा करके सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है। जी हां, उन्होंने जवानों और अधिकारियों से मुलाकात करके उनके जज्बे और जोश की सराहना करके इसी तरह से सेवाएं देने को कहा है। दोस्तों एडीजीपीआई ने इससे पूर्व एक अन्य ट्वीट में कहा कि सेना अध्यक्ष शुक्रवार को नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अखनूर सेक्टर का भी दौरा किया। उल्लेखनीय है दोस्तों कि कृष्णा घाटी सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने हमले की कोशिश भी की थी। वहीं आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को भी सेना ने नाकाम कर दिया था। दोस्तों ऐसे में अपने सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन का बहाना बना अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है अमेरिका। रशिया ने जताया इसको लेकर डर। जी हां, यूक्रेन को लेकर रशिया और अमेरिका के बीच तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब रशिया ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर अंतरिक्ष में परमाणु हथियार की तैनाती कर सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि रशिया भी अमेरिका को जवाब देने के लिए ऐसा ही कदम उठा सकता है। अमेरिका के 2 दुश्मन रशिया और चीन ने 2008 में बाहरी अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय संधि का प्रस्ताव रखा था। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को राजनीतिक चाल बताते हुए खारिज कर दिया था। ये संधि न होने से रूस और चीन भी अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती के लिए स्वतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में रशिया के उप प्रतिनिधि आंद्रेई बेलोसोव ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में सुरक्षा संकट का इस्तेमाल परमाणु हथियारों सहित हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात करने के बहाने के रूप में कर सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ड्रोन 10 लाख सैनिक युद्धपोत। जी हां, चीन ताइवान के बीच हो सकती है रशिया यूक्रेन से भी बड़ी जंग। अमेरिका को भी भुगतनी पड़ सकती है बड़ी कीमत। जी हां, चीन ताइवान पर एक विनाशकारी हमला कर सकता है। जी हां, जो यूक्रेन पर रशिया के हमले से भी बड़ा होगा। विशेषज्ञों की ये चेतावनी डराने वाली है। सैन्य विश्लेषकों को इस बात का डर सता रहा है कि चीन हाईटेक ड्रोन, 10 लाख सैनिक युद्धपोतों और हमलावरों को ताइवान जल डमरू मध्य में भेज सकता है। और ये खबर ऐसे समय में आई है जब चीन ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है दोस्तों, जिसने दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त जल मार्गों को बाधित कर दिया है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में
जिसमें चीन ने यह अभ्यास शुरू किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि दोस्तों खुद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है कि चीन ने भीषण हमले की तैयारी अब शुरू कर दी है। पीएलए ने युद्ध का नकल भी शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की सेना ने दावा किया है कि चीन की सेना ने युद्ध का नकल करना शुरू कर दिया है, जिसमें चीन के विध्वंसक जहाजों के साथ फाइटर जेट्स शामिल है। ताइवान की सेना ने कहा है कि चीन ने शनिवार को ताइवान जल डमरू मध्य में कई चीनी विमानों और जहाजों का संचालन किया है और ताइवान का मानना है कि चीन स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप पर हमले की नकल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करें खबर की, जहां पर सवाल पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल का है। जी हाँ, जवाहरी की मौत पर छाती क्यों पीट रही है इमरान खान की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहरी की मौत को लेकर पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने घटना को लेकर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीटीआई का आरोप है कि इस हमले के लिए अमेरिकी ड्रोन ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इस तरह के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका ने रविवार को सुबह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक ड्रोन हमला करके अल जवाहरी को मार गिराया था। यह हमला इतना सटीक था कि घर की बालकनी में मौजूद सिर्फ जवाहरी ही मारा गया, बाकी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। जवाहरी के सिर पर 11 सितंबर 2001 के हमलों को अंजाम देने के लिए $25 मिलियन का इनाम था। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी अगली खबर आपको बता दें, जहां अल जवाहरी को मारने के लिए निंजा मिसाइल का हुआ इस्तेमाल। आखिर क्यों इतना खतरनाक हथियारों में हो रही है इसकी गिनती। जी हाँ दोस्तों, अलकायदा नेता अयमान अल जवाहरी को मारे जाने के कारण अमेरिकी नेताओं और तालिबान सरकार के बीच अविश्वास और गहरा गया है। इस घटना ने अमेरिका और तालिबान के बीच 2020 में हुए दोहा शांति समझौते को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही व्यापक प्रभावों वाली एक नई कहानी सामने आ रही है और वो है दोस्तों कि विकसित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय हथियारों की गति और प्रकृति। आपको बता दें, अल जवाहरी को मारने के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार द हेल फायर R9X निंजा मिसाइल को ही ले लीजिए। इस मिसाइल का इस्तेमाल 1970 और 1980 के दशकों में सोवियत टैंक को नष्ट करने के लिए मूल रूप से किया गया था। दोस्तों, इसके बाद 1990 के दशक में विभिन्न क्षमताओं वाले इसके कई वेरिएंट विकसित किए गए। इन्हें रिपर ड्रोन या हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर ड्रैगन के आगे नतमस्तक हुआ पाकिस्तान, कहा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का करते हैं सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से चीन के आगे नतमस्तक नजर आया है। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विवाद में चीन का साथ देते हुए चीन में पाकिस्तानी राजदूत मोइन उल हक ने शनिवार को कहा है कि पाकिस्तान एक चीन सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता है और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। अपने मूल राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन को पूर्ण समर्थन देना जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान का ये बयान दोस्तों साफ दर्शाता है कि चाइना ने एकदम सही तरीके से पाकिस्तान को हथियार रखा है। दोस्तों, मानते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जो बाइडेन उठाने जा रहे हैं बहुत बड़ा कदम। पैसिफिक देशों की करेंगे मेजबानी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने यानी कि सितंबर में प्रशांत द्वीप के नेताओं की मेजबानी करने जा रहे हैं। वो ये मेजबानी व्हाइट हाउस में करेंगे। दोस्तों, इस बात की जानकारी अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने शनिवार को दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से आई खबर में उप सचिव वेंडी शेरेमेन ने कहा है कि पैसिफिक लीडर्स को सितंबर महीने के अंत में एक अहम बैठक और रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा यह बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका और पैसिफिक आइलैंड के देशों के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा, जिसमें दोनों देशों के बीच अच्छा वार्तालाप होने की संभावना है। अगली खबर की ओर चले, जहां पर इजराइल से उलझना हमास को कैसे पड़ा भारी। गाजा पट्टी में हर जगह मची तबाही ही तबाही। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर भीषण लड़ाई छिड़ गई है। दोस्तों, दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह के
खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। इस गोलीबारी में पिछले 1 साल से शांत पड़ी इजराइल फिलिस्तीन सीमा एक बार फिर सुलग गई है। इजराइल ने गाजा पट्टी में इतने बम गिराए हैं दोस्तों की चारों तरफ बस खंडर ही खंडर नजर आ रहा है। जी हाँ, इजराइल ने शुक्रवार को इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस दौरान आतंकी समूह के वरिष्ठ कमांडरों में से एक को गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हवाई हमला करके मार गिराया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा ऑपरेशन की तैयारी 1 हफ्ते तक चलेगी, जिसको लेकर बिजली संयंत्र भी बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, गाजा ऑपरेशन की तैयारी 1 हफ्ते चलने वाली है। तो उधर गाजा का इकलौता बिजली संयंत्र ईंधन की कमी के कारण बंद हो गया है। एक बिजली कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा का एकमात्र बिजली संयंत्र शनिवार को ईंधन की कमी से बंद हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर तुर्की के ब्रह्मास्त्र पर बड़ा संकट, TB2 ड्रोन के पुर्जों पर अमेरिका की टेढ़ी नजर, टूटेगा एर्दोगन का हसीन ख्वाब। जी हाँ दोस्तों, हाल के क्षेत्रीय संघर्षों में तुर्की के ड्रोन की ताकत का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। तुर्की के ड्रोन ने आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध और रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है दोस्तों, और यही कारण है कि दुनिया भर के देश तुर्की से ड्रोन खरीदने की कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड तुर्की के बैरक्तार TB2 ड्रोन की है। हालांकि तुर्की के इस ब्रह्मास्त्र पर अब अमेरिका की नजर लग गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने एक्शन ले लिया तो तुर्की को अपने इस सबसे ज्यादा बिकने वाले ड्रोन के प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा। इससे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के इस्लामिक देशों के मसीहा बनने के सपने को भी झटका लगने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन पर एटमी साया, रशिया ने ज़ेपोरिजिया को फिर दहलाया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया हमला। जी हाँ, न्यूक्लियर हमले के खतरे के बीच रूस से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया ने मार्च में ही कब्जा कर लिया था। इस हमले के 5 महीने के बाद रूस ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में हमला करके एक बार फिर से पूरे दुनिया को खतरे में डाल दिया है। प्लांट के पास रूस ने एक दिन में 2 बार हमला किया है, जिससे परमाणु रिसाव का खतरा बढ़ गया है। हमले के बाद प्लांट के 3 यूनिट में से 1 को बंद कर दिया गया है और डर इस बात का इस प्लांट में भी आग लग सकती है और हाइड्रोजन का रिसाव भी हो सकता है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर मिसाइल से हमले करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, यूक्रेन ने कहा है कि रूस दुनिया को ऐसा करके खतरे में डाल रहा है, यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया इसमें संकट में आ सकती है। अगली खबर की ओर चले, जहां पर पाकिस्तान ने चीन से लिया 21.8 अरब डॉलर का कर्ज। जी हाँ, बिक जाएगा पाकिस्तान लेकिन नहीं चुका पाएगा चीन का ऋण। आपको बता दें, चीन ने पिछले 5 सालों में पाकिस्तान और श्रीलंका को लगभग 26 अरब डॉलर का लघु और मध्यम अवधि का कर्ज दिया है, जिसके बाद एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये दोनों देश बिक कर भी चीन का ये कर्ज चुका पाएंगे। रिपोर्ट में पता चला है कि चीन का कर्ज इन दोनों देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आपातकालीन राहत पैकेज की तरफ ट्रांसफर हो गया है, यानी चीन ने इन दोनों देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ज्यादा लोग इन दोनों देशों को आपातकालीन लोन दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि लोन इतने ज्यादा अधिक मात्रा में है कि पूरे पाकिस्तान को अगर बेच भी दिया जाए दोस्तों, उसके बावजूद भी पाकिस्तान चीन का ऋण चुका नहीं पाएगा। ऐसे में दोस्तों, और चाइना भी लगातार पाकिस्तान को ऋण पर ऋण दिया जा रहा है दोस्तों, वो भी 10 से 12 के इंटरेस्ट रेट पर। ऐसे में दोस्तों, आने वाले 10 से 12 सालों में पाकिस्तान का ऋण दुगने से तिगुना भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे में अब आप पाकिस्तान की स्थिति का अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर लद्दाख से लक्षद्वीप तक 5 दिन चला भारतीय सेना का ऑपरेशन स्काईलाइट से सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का हुआ टेस्ट। आखिर इसकी नौबत क्यों आई दोस्तों, हम आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 25 से 29 जुलाई तक चले इस ऑपरेशन का नाम स्काईलाइट रखा गया था दोस्तों, और इस दौरान अंडमान और लक्षद्वीप से लेकर लद्दाख तक भारतीय सेना के सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव थे। इसका मकसद सिस्टम की मजबूती परखना और विभिन्न परिस्थितियों में ये कितना कारगर है ये परखना था। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 280 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर सेना ने अपने सभी उपग्रह संचार सैन्य संसाधनों को 100%
100% सक्रिय रखा था। इनमें स्टैटिक टर्मिनल, परिवहन योग्य वाहन माउंटेड टर्मिनल, मैन पोर्टेबल और छोटे फार्म फैक्टर, मैन पैक संचार टर्मिनल शामिल है। सेना के साथ इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोले तो इसरो और अंतरिक्ष तथा जमीनी क्षेत्रों में संचार प्रणालियों से जुड़ी कई एजेंसियां ने भी हिस्सा लिया। अगली खबर की बात करें जहां पर फिर भड़क उठा है सरकार विरोधी आंदोलन, विक्रम सिंघे के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में एक बार फिर राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है। सरकार विरोधी आंदोलनकारियों के खिलाफ रानिल विक्रम सिंघे सरकार की सख्ती से देश के कई हलकों में फिर से गुस्सा भड़क उठा है। वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता जोसेफ स्टालिन और अन्य सरकार विरोधियों की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को ट्रेड यूनियनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने ऐलान किया है कि गिरफ्तार लोगों की रिहाई और राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के इस्तीफे तक उनके विरोध का नया दौर जारी रहेगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, भारत के दबाव में झुका श्रीलंका चीन से जासूसी जहाज को हम्बन टोटा न भेजने की गुजारिश। जी हां दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज को लेकर भारत का विरोध काम कर गया। श्रीलंका की सरकार ने चीन से कहा है कि वो अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 के आगमन को टाल दे और ये जहाज 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह आने वाला था। 6 दिन रुकने के बाद ये जासूसी जहाज श्रीलंका से अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान करने वाला था। इस जहाज के श्रीलंका आने से भारत की सुरक्षा को खतरा जताया जा रहा था, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने श्रीलंका के सामने इस जहाज के आगमन को लेकर कड़ा विरोध जताया था। शुरू में तो श्रीलंका ने भारत के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो उसने चीन को चिट्ठी लिखकर जहाज के आगमन को टालने का अनुरोध किया है। यानी कि दोस्तों, भारत की आज पूरे विश्व में दोस्तों क्या वैल्यू है, आप श्रीलंका के इस खौफ और डर से समझ ही पा रहे होंगे, जिसने भारत के एक बार कहने पर चीन को मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पावर ऑफ द इंडिया कहना मत भूलेगा कमेंट में। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां ताइवान के टॉप रक्षा अधिकारी की मौत, होटल में मिली लाश। जी हाँ, चीन के साथ बढ़ सकते हैं तनाव। जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और ताइवान के संबंध बिगड़ गए और इसी बीच ताइवान रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास इकाई के उप प्रमुख ओ यांग ली हिंग शनिवार को एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ताइवान के आधिकारिक केंद्रीय समाचार एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका शव कल सुबह उस समय मिला जब वो दक्षिणी ताइवान के पिंट गुंग की व्यावसायिक यात्रा पर थे। अधिकारी अभी भी मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओ यांग ने इस साल की शुरुआत में विभिन्न मिसाइल उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी ली थी। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर अल जवाहिरी की मौत से सहम गया है पाकिस्तान, भी सताने लगा है भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का डर। जी हाँ दोस्तों, बता दें अफगानिस्तान में जिस प्रकार से अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी की हत्या हुई, मौत हुई दोस्तों, उस पर पाकिस्तान अब सहम गया है। अब इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को यह डर है दोस्तों कि उसके देश में भी कहीं इसी तरह की भारत के द्वारा कार्रवाई न की जाए। जी हाँ दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल या एयर स्ट्राइक ना कर दे। ऐसे में दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग पाकिस्तान के इस खौफ को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। और क्या नसीहत देना चाहेंगे पाकिस्तान को जिससे दोस्तों भारत उस पर सर्जिकल स्ट्राइक ना करे, कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। पाकिस्तान को नसीहत जरूर दीजिएगा। अगली खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर 5 महीने बाद यूपी में फिर पांव पसारने लगा कोरोना। एक दिन में 900 से ज्यादा मिले नए केस। जी हां दोस्तों, यूपी में एक बार फिर कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए। शनिवार को 906 नए मरीज मिले हैं। राजधानी लखनऊ सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फरवरी के बाद अब अगस्त में मरीजों की संख्या में ये तेज इजाफा दर्ज हो रहा है दोस्तों। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के जो नए 906 केस मिले हैं उनमें सबसे अधिक संख्या गौतम बुद्ध नगर जिले में मिले हैं दोस्तों। 158 मरीजों की सबसे अधिक ये संख्या है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर धनखड़ की धाकड़ जीत, राजस्थान के किसान पुत्र चुने गए 14वें उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दी इनको बधाई। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की धाकड़ जीत हुई है। उन्होंने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की है। इसके साथ ही विपक्ष की उम्मीदवार
उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे, इनमें 710 वोट वैध पाए गए जबकि 15 वोट इनवैलिड मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत अन्य बड़े नेताओं ने धनखड़ को बधाई दी। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। वे 11 जुलाई को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। दोस्तों ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जगदीप धनखड़ जी को दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा और उनके इस पदभार संभालने के लिए ऑल द बेस्ट भी कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चलें, जहां पर नीतीश राणा का बहुत बड़ा बयान, कहा हिंदुओं पर हमले जारी, अगर ये बंद नहीं हुए तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कल खुद के हिंदू होने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा विवाद के बाद उदयपुर, अमरावती और अहमदनगर में भी घटनाएं हुई थी। नुपुर शर्मा प्रकरण खत्म हो गया है लेकिन हिंदुओं पर हमले जारी हैं। हम अंबेडकर की धरती पर रहते हैं लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हाथ भी किसी ने नहीं रोका है। जी हाँ दोस्तों, राणे ने कहा कि अगर हिंदुओं का निशाना बनाया गया तो हम भी वही जवाब देंगे। ये अंबेडकर की भूमि है, शरिया कानून हम पर बाध्यकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर हमारे देवी देवताओं का हर समय अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं हुई लेकिन अगर हमारे लोगों का अपमान और हत्या जारी रही तो हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी और ये मेरा संदेश है जो मैं आज देना चाहता हूँ। ऐसे में दोस्तों क्या आप इनकी बात का समर्थन करेंगे, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की ओर चले, जहां पर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, फेफड़ों में हुआ संक्रमण। जी हां, समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक आजम खान को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार उनके फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत है। क्रिटिकल केयर की टीम उनकी निगरानी कर रही है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी विधायक की फिलहाल हालत स्थिर है। जी हां दोस्तों, बीते दिनों समाजवादी पार्टी नेता और विधायक मोहम्मद आजम खान को फेफड़ों के निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ की बात सामने आई थी। अगली खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर सीएम योगी जी का बहुत बड़ा आदेश, उत्तर प्रदेश के 75 बस स्टैंडों का बदला जाएगा नाम, 75 बसों को भी मिलेगी नई पहचान। जी हां, आजादी का अमृत महोत्सव के बीच यूपी के 75 बस स्टैंडों को नई पहचान मिलने जा रही है। बस स्टैंडों के साथ साथ 75 बसों का नाम भी बदला जाएगा। बदला हुआ नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए जाने की तैयारी है। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश की 75 बसों को भी स्वतंत्रता समर के योद्धाओं के नाम पर नई पहचान दी जाएगी। अगली खबर की बात करें, जहां पर कुश्ती में फिर बरसा सोना, भारत के नवीन ने पाकिस्तानी रेसलर को पटका, जीता गोल्ड। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शनिवार को भी भारत के लिए मेडल की बरसात हो रही है। शनिवार देर रात को हुए मैच में भारत के रेसलर नवीन ने पाकिस्तानी रेसलर मोहम्मद शरीफ ताहिर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारत के नवीन को यह जीत हासिल हुई है। कुश्ती में अभी तक ये भारत का इस साल का छठा गोल्ड मेडल है। जी हाँ दोस्तों, नवीन ने इस मुकाबले को 9-0 से अपने नाम किया है। पाकिस्तानी रेसलर मोहम्मद शरीफ ताहिर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारत के नवीन ने शुरुआत से ही फुर्ती दिखाई और पहले 2 मिनट के अंदर पाकिस्तानी रेसलर के सामने 2 पॉइंट बटोर लिए। इसके बाद पाकिस्तानी रेसलर ने काफी कोशिश की लेकिन नवीन ने पहले हाफ में उन्हें कोई मौका नहीं दिया और अपने नाम गोल्ड किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नवीन को कांग्रेचुलेशन आप लोग जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और इसी खुशी के साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। दोस्तों तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।